मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रोएशिया के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में कि आप कैसे टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं क्रोएशिया के टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिटेल में बात की है, हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में बात की है। तो आप इस वीडियो को स्किप ना करना और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहीं पर इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे है। उस वीडियो का लिंक आई बटन में भी आ रहा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये या तो इंग्लिश में कंप्लीट होना चाहिए या फिर क्रोशियन लैंग्वेज में कंप्लीट होना चाहिए। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म को कंप्लीट कर लेते हैं तब आपके बिल्कुल लास्ट में आपके सिग्नेचर भी होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों, पासपोर्ट के लिए भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो हमारा पासपोर्ट है वो एक्सपायर होने वाला ना हो। हमें कम से कम 3 महीने की जो इसकी वैलिडिटी है वो चाहिए। उसके बाद में जो आपके पासपोर्ट में कम से कम 2 पेज ब्लैंक होने चाहिए। उसके बाद जो आपका पासपोर्ट है वो पिछले 10 साल के अंदर इशू होना चाहिए। इंडिया में जनरली यही होता है, बट कुछ कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर जो पासपोर्ट है वो 12 साल या 15 साल के लिए भी वैलिड होता है। उसके बाद दोस्तों, आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपका डेटा पेज है जहाँ पर आपका नेम है, आपका फ़ाइल नंबर है, पासपोर्ट नंबर है, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई अल्ट्रेशन या हैंड रिटन अमेंडमेंट्स ना हो। उसके बाद दोस्तों, इनकेस आपको किसी ने वहाँ पे स्पॉन्सर किया है या इनवाइट किया है, तब आप यहाँ पर स्पॉन्सरशिप लेटर दे सकते हैं। इनकेस आप होटल बुकिंग पर जा रहे हो तब आपको स्पॉन्सरशिप लेटर की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं हमारी रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स की। तो आपको यहाँ पे ये शो करना होगा कि आपके अपनी होम कंट्रीज़ के साथ अच्छे टाइस हैं और आपकी रिटर्न टिकट है। क्योंकि शेंगन कंट्री है, कई बार ये कुछ इशू दे देते हैं कि जहाँ पर इनकेस आप अपनी जो फ़्लाइट टिकट की डिटेल है वो नहीं डालते। तो यहाँ पर आपने डेट्स भी बतानी है कि कौन सी डेट को आपका डिपार्चर है और फ़्लाइट नंबर भी यहाँ पे डिटेल देनी है। और आप कहाँ से एग्ज़िट करोगे ये भी आपने डिटेल देनी है। तो ये आप कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा डिटेल दे सकते हैं, जितनी एक्चुअल डिटेल दे सकते हैं, वो आप इस कॉलम में दें। कुछ जो वेबसाइट्स हैं वो आपको डमी टिकट प्रोवाइड करती हैं, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। इन केस अगर आपकी डमी टिकट चेकिंग में चली गई तो फिर जो आपकी रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं ट्रैवल आइटनरी की या फिर कवर लेटर की। दोस्तों, ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि कवर लेटर या ट्रैवल आइटनरी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो वीज़ा ऑफिसर सबसे पहले चेक करता है। क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट में आपकी पूरा का पूरा जो आपका पर्पस ऑफ विज़िट है वो छुपा होता है। तो आपने जब ट्रैवल आइटनरी बनानी है तो आप मान लीजिए कि आप 30 डेज़ के लिए आप क्रोशिया जाना चाहते हैं, तब आपने एक 30 डेज़ की एक्टिविटी प्लान करनी है। जिसमें आप बताओगे कि आप कौन से टाइम में कौन सी एक्टिविटी करोगे, कहाँ पे घूमने जाओगे, क्या ट्रांसपोर्ट का जो मीन है उसे यूज़ करोगे। तो आपने यहाँ जितनी डिटेल दे सकते हैं उतनी डिटेल दें, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के ऊपर काफ़ी कुछ रहता है कि जो आपका वीज़ा सक्सेस रेट को इंक्रीज़ कर सकता है। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन की। यहाँ पर आप होटल रिजर्वेशन शो कर सकते हैं और इन केस आपको किसी ने इनवाइट किया है तब आप उनके घर का एड्रेस भी यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, शेंगन कंट्री में एक बात कॉमन होती है कि यहाँ पर आपको ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस लेके चलना पड़ता है। नंबर एक तो ये है कि ये 30,000 यूरो का होना चाहिए कम से कम, और ये पूरे शेंगन में वैलिड होना चाहिए। तो आप ये कोशिश करें जब आप ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस को परचेज़ करते हैं तब इन दो बातों का ध्यान ज़रूर रखें। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि हम प्रूफ ऑफ ऑक्यूपेशन में क्या शो कर सकते हैं। इन केस आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जो आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये कंपनी के लेटर हेड पे होना चाहिए, जहाँ पर आपकी जॉब ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ लिखा होना चाहिए। कोशिश करें कि इस फॉर्म में या इस कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी की वर्किंग ईमेल आईडी हो, कंपनी का वर्किंग फ़ोन नंबर हो। उसके बाद दोस्तों आपकी जो करंट बैंक स्टेटमेंट है वो होनी चाहिए, पिछले 6 महीने की होनी चाहिए। उसके बाद आपकी लीव परमिशन होनी चाहिए आपके एम्प्लॉयर से।
आप यहाँ एनओसी भी दे सकते हैं। उसके बाद में आप जो आपकी टैक्स रिटर्न्स हैं वो भी यहाँ पर शो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन केस आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप कहीं पर फ्रीलांस काम कर रहे हैं, आपका कोई छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, तो तब आप कौन से डॉक्यूमेंट शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जीएसटी सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं, इनकेस आपके पास है। उसके बाद में आप उद्योग आधार मेमोरेंडम यहाँ पर दे सकते हैं। इन केस आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में हैं तब आप यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट दे सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इन केस आप गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए हैं तब आप यहाँ पर कौन से डिटेल दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी पेंशन स्टेटमेंट कम से कम पिछले 6 महीने की, आप यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एक प्रूफ ऑफ रेगुलर इनकम का देना पड़ेगा। ये आपकी प्रॉपर्टी से हो सकता है, आपके बिजनेस से हो सकता है, या आपकी एग्रीकल्चर लैंड से भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इन केस आप स्टूडेंट हैं तब आप क्या यहाँ पे प्रूफ लगा सकते हो। तो सबसे पहले तो आप अपना एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन का डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं, किसी भी कॉलेज में, स्कूल में या फिर यूनिवर्सिटी में। आप यहाँ पर स्टूडेंट आईडी कार्ड भी दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं हमारे फंड्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की। तो दोस्तों एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो एजेंट्स होते हैं वो आपको कुछ एजेंट्स कहते हैं कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए होने चाहिए, कुछ एजेंट्स कहते हैं कि आपके अकाउंट में 8 लाख रुपए होने चाहिए। तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है, आपने जस्ट इसे कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इनके इमिग्रेशन ऑफिस से गाइडलाइन है उसमें क्या होना चाहिए कि आपके पास कम से कम 95 यूरोस पर डे होने चाहिए, इन केस आप किसी अच्छे होटल में रुक रहे हो। और इन केस आप किसी बजट होटल में रुक रहे हो या कहीं पर आपकी अकोमोडेशन पेड है, आपके स्पॉन्सर हैं, तब आपके पास मिनिमम जो है वो 45 यूरोस होनी चाहिए। अगर 95 यूरोस को आज की डेट में कन्वर्ट किया जाए तो ये तकरीबन 8,360 रुपीज़ पड़ते हैं। और अगर 45 यूरोस को कन्वर्ट किया जाए तो वो 3,960 रुपीज़ पड़ते हैं। तो आपने जस्ट इन अमाउंट्स को कैलकुलेट करना है। इन केस आप 30 डेज़ के लिए जा रहे हैं तब आप इन्हें मल्टीप्लाई करें 30 से, और इन केस आप सिंगल बंदे जा रहे हैं तब आप यही जो अमाउंट है अपने बैंक पे शो कर सकते हैं। ये जो अमाउंट है ये तकरीबन 2.5 लाख के करीब पड़ती है। तो आपने जो आपकी बैंक अकाउंट में होने चाहिए वो 2.5 से 3 लाख रुपए होने चाहिए। और इन केस आप 2 जने जा रहे हो, इन केस आपकी वाइफ आपके साथ जा रही हैं, आपके स्पाउस आपके साथ जा रहे हैं, तब जस्ट आप इस अमाउंट को डबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने जो कैलकुलेशन के साथ खेलना है, कभी भी जो आपके इमिग्रेशन ऑफिसर होंगे वो आपको यहाँ पर जज नहीं करेंगे। उसके बाद में आपने जो आपकी ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट है वो यहाँ पर लगानी है, वो कम से कम पिछले 6 महीने की होनी चाहिए। उसके बाद में इन केस आपकी कहीं पे इन्वेस्टमेंट है या आपने कोई स्टॉक लिया हुआ है या आपकी कोई LIC है तो वो भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी जो ITRs हैं वो होनी चाहिए। इन केस आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो ITR 1 की कॉपी यहाँ पर दे सकते हैं। इन केस आप प्रोफेशनल हो या फिर बिजनेस में हो तब आप ITR 5 भी दे सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो ITRs होनी चाहिए ये 3 साल की होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं माइनर ट्रैवल की। तो किसी केस में हमारे साथ जो है 18 साल से छोटा बच्चा भी ट्रैवल करता है तो उसे हम माइनर ट्रैवलर कहते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर बेसिकली 3 जो सिनेरियो बनते हैं। नंबर 1 सिनेरियो है कि जहाँ पर जो बच्चा है वो आपके साथ ट्रैवल कर रहा है, यानी कि आप 3 मेंबर ट्रैवल कर रहे हो, तो जो आपके पासपोर्ट की कॉपीज़ होंगी वो ऑलरेडी जो फाइल में लग के चली जाएंगी। और दूसरे केस में इन केस जो एक पेरेंट है वो इंडिया में है और जो दूसरा पेरेंट है वो माइनर के साथ ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक NOC जारी करेगा जो पेरेंट हैं, इनकेस आपके फादर हैं या मदर हैं तो वो आपको एक NOC देंगे। उसके बाद में जो आपके पेरेंट्स के पासपोर्ट हैं या ID है वो आप साथ में लगा सकते हैं। और दूसरे केस में जहाँ पर माइनर अकेला ट्रैवल कर रहा है या अपने जो लीगल गार्डियन है उसके साथ ट्रैवल कर रहा है, तब जो NOC चाहिए वो दोनों पेरेंट्स से चाहिए और जो उनके पासपोर्ट की कॉपीज़ चाहिए वो भी दोनों पेरेंट्स की ही चाहिए। तो ये एक काफ़ी
तो ये आप डिटेल को ज़रूर माइंड में रखें जब आप जो माइनर के साथ ट्रैवल करते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो आपका पासपोर्ट है, वहाँ पे क्या होना चाहिए, आपने एक पासपोर्ट की स्कैन कॉपी देनी है। ये कोशिश करें कि आपके कलर स्कैन कॉपी हो, अच्छी रेजोल्यूशन के साथ हो, जहाँ पर आपके डेटा पेड्स हों। डेटा पेड्स का मतलब होता है कि जहाँ पर आपकी डिटेल है, आपका नंबर है, आपका पासपोर्ट नंबर है, आपके फ़ाइल नंबर है, आपका नेम है, आपका एड्रेस है, वो सारे का सारा हम डेटा पेज कहते हैं। उसके बाद में इन केस आपने पहले आप कहीं किसी और कंट्री में विज़िट किया है और आपको जो वीज़ा मिला है उन कंट्रीज़ का, तो उन पेजेस की भी डिटेल यहाँ पे चाहिए। ये आप कोशिश करें कि जितनी क्लियर डिटेल दे सकते हैं उतनी ही डिटेल दें। उसके बाद में इन केस आपका जो पासपोर्ट है वो रिन्यू हुआ है, तब आपका जो पुराना पासपोर्ट है वो भी आपने साथ में स्कैन करना है। और इन केस कभी आपका पासपोर्ट लॉस हुआ है तब भी आपने उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। उसके बाद में दोस्तों आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए। यहाँ पे आपका ऑपरेशनल ईमेल एड्रेस चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई बार कम्युनिकेशन होता है, तो आप इनकेस आप वर्किंग ईमेल देंगे तब आपके लिए भी इजी होगा। आपका फ़ोन नंबर चाहिए वर्किंग। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको एम्बेसी आपको डायरेक्ट कॉल करे, बट फिर भी जो आपके ऑपरेशनल एसएमएस होते हैं कि आपका जो पासपोर्ट है वो किस स्टेज पे है या डिस्पैच हो चुका है, तो उसकी डिटेल है वो आपके मोबाइल नंबर पे ही आती है। इनकेस आप चाहें तो आप अपना बिजनेस कार्ड भी यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों प्रूफ ऑफ सिविल स्टेटस यहाँ पे चाहिए। यहाँ पर आप मैरिज सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं, अपने जो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं, या इनकेस आप डिवोर्स हैं या इनकेस आपकी जो स्पाउस है उसकी डेथ हो चुकी है तो आप यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट ऑफ स्पाउस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करते हैं। तो दोस्तों यही सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको क्रोएशिया टूरिस्ट वीज़ा के लिए चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके जितने डाउट्स थे क्रोएशिया के टूरिस्ट वीज़ा के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को लेके वो इस वीडियो ने कवर किए होंगे। इनकेस अभी भी कोई आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपके आंसर वहाँ पे मिल सकें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।